Hello and welcome back to Learn English Live. I am Dr. Wasim Kadir, and in in this video we will discuss Anglo-Saxon period, which is also called as Old English period. Dear friends, ये जो Anglo-Saxon period है ये स्टार्ट होता है 449 to 1066 AD और इस पीरियड में जो मेन ट्राइब्स थे वो थे एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. But my dear friends, बिफोर डिस्कसिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा. ये जो ब्रिटेन था, हाउ इट बिकेम ब्रिटेन एंड हाउ ब्रिटेन केम टू बी नोन एज इंग्लैंड. ऑल्सो वी विल डिस्कस द origin of Old English in Anglo-Saxon period, its important writers and texts, and also manuscripts. So, without wasting any time, let's start from the very beginning. And the beginning has to be from the origin of language and literature. My dear friends, in ancient times, before death of Christ, there was an island of Britain. और उस आइलैंड ऑफ ब्रिटेन में देर वर नो नेशनल बाउंड्रीज. वहाँ पे खाली ट्राइब्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे या वॉरियर्स रहते थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. और जो भी पावरफुल ट्राइब होती थी वो ऑक्यूपाई करती थी टेरिटरी को. एंड व्हाट इट हैपेंड कि वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को इम्पोज करते थे. जैसे कि माइकल फ्यूको ने कहा है, the relationship between knowledge and power is intimate. And power determines knowledge. और in present circumstances यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन से पहले क्या हुआ था. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्री रोमन पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 600 BC टू 15 AD. यहाँ पे इस आइलैंड ऑफ ब्रिटेन में केल्ट्स नाम के ट्राइब रहते थे जो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे थे, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ आइलैंड ऑफ ब्रिटेन. एंड इन केल्ट्स के दो ट्राइब्स थे, ब्राइथन्स एंड गेल्स. ब्राइथन्स रहते थे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स में, जिसको स्कैंडिनेवियन इंग्लैंड भी कहा जाता है. और गेल्स रहते थे आयरलैंड, जो प्रेजेंट डे आयरलैंड है. एंड ये जो ब्राइथन्स थे इनको ब्रिटन्स के नाम से भी जाना जाता था और इसी के नाम से इन यहाँ की इस जगह को, इस आइलैंड को ब्रिटेन नाम पड़ा. जो केल्ट्स थे ये ट्राइब था एंड दे वर पैगन्स. दैट मीन्स दे डिडंट हैव एनी रिलीजन. इनका कोई मज़हब नहीं था, इनका कोई दीन नहीं था. और ये वॉरियर्स थे जैसे आप इस इमेज से देख सकते हो. एंड दे वर ऑलवेज फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स. अल्टीमेटली होता है रोमन इन्वेजन 43 to 4010 AD. तो केल्ट्स में क्या हो गया, इनको आपस में लड़ाई होती है और रोमन्स जो थे वो डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स होता है, पावरफुल फोर्स होता है, ये आते हैं और ये अटैक करते हैं इस जगह पे, इस आइलैंड को ये अटैक करते हैं. इनकी लैंग्वेज थी लैटिन और इनका रिलीजन जो था वो था क्रिश्चियनिटी. मगर फ्रेंड्स यहाँ पे दो ट्राइब्स थे जो बहुत ही क्रूअल थे, जो अटैक करते थे इस आइलैंड पे. एक तो पिक्ट्स नाम की ट्राइब थी, एक थे स्कॉट्स. ये जनरली जंगलों में रहते थे और ये हमला करते थे आइलैंड ऑफ ब्रिटेन पे. रोमन जब आए यहाँ पे इस आइलैंड पे, इन्होंने केल्ट्स के साथ अच्छा सलूक किया और ये इकट्ठे रहते थे और ये केल्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे. जब पिक्ट्स और स्कॉट्स ने यहाँ पे हमला किया तो इन्होंने हेड्रियन वॉल, जिसको रोमन वॉल भी कहा जाता है, 122 में बिल्ड किया पिक्ट्स के अटैक से बचने के लिए. बट एक ट्राइब थी जिसका नाम था विसिगॉथ्स.
विसिगॉथ्स नाम की एक ट्राइब थी जिन्होंने इटली रोम पे हमला किया। और लास्ट जो किंग था एंग्लो सैक्सन में, रोमन किंग जो था लास्ट का, जो लास्ट किंग था इस आइलैंड ऑफ ब्रिटेन में, होनोरियस नाम का किंग था। उन्होंने 410 में लिखा, फाइट ब्रेवली एंड डिफेंड योर लाइव्स, यू आर ऑन योर ओन नाउ। यानी वो वहाँ से चला गया, इनको जाना पड़ा रोम को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे विसिगॉथ्स का नाम का एक ट्राइब अटैक कर रहा था। तो यहाँ से रोमन्स चले जाते हैं 410 में। अब बात आती है एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स की। तो केल्ट्स जो है ये अकेले पड़ गए, क्योंकि इनको सहारा देते थे रोमन्स। अब ये आपस में इतनी ट्राइब्स हो गई थी, तो ये आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, एंड दे वर पॉलिटिकली वीक। एंड यहाँ पे पिक्ट्स एंड स्कॉट्स जो है, इन्होंने केल्ट्स पे हमला करना फिर से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से केल्ट्स को बुलाना पड़ा 3 ट्राइब्स को, एंग्ल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, जो नॉर्दर्न जर्मनी से आए। और ये जो एंग्ल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स है, ये आए थे यहाँ पे एज मर्सिनरीज फ्रॉम नॉर्थ जर्मनी, and they started behaving in a good way with Celts. They started living peacefully earlier. ये बहुत ही बहादुर और पावरफुल थे। ये ब्रिटेन में सेटल हुए। इनमें जो एंग्ल्स थे वो ईस्ट एंग्लिया में सेटल हुए, जो जूट्स थे वो कैंट में सेटल हुए, ये जगहों का नाम है। जो सैक्सन्स है ये 4 जगह पे सेटल हुए ब्रिटेन में। एक है इसेक्स, दैट इज ईस्ट सैक्सन्स, देन ससेक्स, दैट इज साउथ सैक्सन्स, then Middlesex, that is Middle Saxons, and then Wessex, that is West Saxons. और ये जो 3 ट्राइब्स आए थे, यही बोलते थे एक्चुअल में ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जर्मैनिक लैंग्वेज भी बोलते थे, क्योंकि ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। यहाँ पे बहुत ही अब हम मेन बात करेंगे जो लिटरेचर था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का या एंग्लो सैक्सन पीरियड का। चनाच यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही लेट आता है, तो यहाँ पे लिटरेचर लिखा नहीं जाता था। जितना भी लिटरेचर था वो ओरल फॉर्म में था, तो लिटरेचर वाज इन ओरल फॉर्म। और जो पोइट्री एंड मेनली द लिटरेचर वाज आल्सो इन पोइटिक फॉर्म. There was hardly any prose, only one writer who later on comes in the later stage of this Anglo-Saxon period, Alfred the Great, जो प्रोज में लिखता है। जो पोइट्री यहाँ पे थी ये एपिक पोइट्री लिखते थे। हेजियोग्राफी जो सेंट्स पे लिखी जाती थी, ये जो पोइट्री बोलते थे एक्चुअल में, ना कि लिखते थे, ये एपिक पोइट्री। इनकी पोइट्री की जो फॉर्म्स थी वो थी एपिक पोइट्री या हेजियोग्राफी जो सेंट्स पे होती थी, या क्रॉनिकल्स इतिहास पे, या रिडल्स पहेलियाँ, या बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स कोर्ट वगैरह, एंड सरमन्स। और अपनी पोइट्री में ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते थे, दैट मीन्स हैविंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। एक सेंटेंस में जब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते थे, सेशूरा, रेपिटिशन, फोर बीट राइम। इसके बाद यहाँ पे साथ साथ में क्रिश्चियनिटी भी फैलने लगी। यहाँ पे एक सेंट एगस्टीन का नाम का एक बादशाह आता है, किंग आता है 597 में, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे फैलाया। और क्रिश्चियनिटी के फैलने से यहाँ एजुकेशन भी स्प्रेड हुआ, एंड साइमल्टेनियसली ये रोमन्स ही थे जिनसे इन्होंने अल्फ़ाबेट ऑफ रोमन्स डेवलप किया। चार मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स है यहाँ पे इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में, जो बहुत ही अहम है, याद रखना पड़ेगा। एक्जीटर बुक, जिसमें 94 रिडल्स है, जिनको कैटेगराइज किया गया है क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड क्राइस्ट 3 में। इसके बाद है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। इसमें रिलीजियस पोइट्री लिखी गई है। इसके बाद है वर्सिली बुक,
जो जिसमें बोथ प्रोज एज वेल एज पोइट्री है। एंड देन कम्स नोवेल कोडेक्स, जिसको बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। The important poetic works of Anglo-Saxon period are Beowulf, which is very important, जिसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। विडसित सबसे पुरानी बुक है, सबसे पुरानी वर्क है, और ये टुकड़ों में मिली थी एंड इट्स नॉट कंप्लीट। फिर है डियोर, एंड डियोर इज अ लैमेंट सॉन्ग इन 42 लाइन्स। एक्सोडस, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, द बैटल ऑफ मेल्डन जो इनकम्प्लीट वर्क है। देन वी हैव वेंडरर, ये एक बार्ड की स्टोरी है। देन वी हैव सी फेयरर जो एक सेलर की लाइफ पे है। देन वी हैव ड्रीम ऑफ द रूड, रूड मीन्स क्रॉस, जो क्रिश्चियंस का क्रॉस है। देन वी हैव क्राइस्ट एंड सैटन। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा रिलीजियस पोइट्री लिखी जाती थी। जो बेवुल्फ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक हीरोइक पोइम है जो एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी गई थी। एलिट्रेशन था यहाँ पे, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एंड इट वाज अप्रॉक्सीमेटली इन 3182 लाइन्स। एंड ये मेंशन किया गया है, जो हमने अभी 4 मैन्युस्क्रिप्ट देखे, उसमें ये नॉवल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका एनोनिमस है ये पोइम, क्योंकि इसके राइटर का पता नहीं था और बुक का नाम भी पता नहीं था। और इस बुक में बेवुल्फ जो है वो हीरो होता है, और इसी के नाम से लेटर ऑन इसको बेवुल्फ का नाम दिया गया। देन वी हैव वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, द रूइन। ये तीनों पोएम्स विजडम पोएम्स कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 जो मेजर राइटर थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के। इसमें सबसे पहले आता है बीट, देन कैडमन, साइन वुल्फ, एल्फ्रेड द ग्रेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बीट को देखते हैं, इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसने जो फेमस बुक लिखी, दैट इज एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। और इसी बुक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स आए थे, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी हिस्ट्री मेंशन कर रखी है। उसके बाद कैडमन, कैडमन ने अपने हिम्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिम लिखी, कैडमन्स हिम, जो 9 लाइन पोइम थी इन ऑनर ऑफ गॉड। ये कैडमन पहले पोइट है जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश को अपनी पोएम्स में मेंशन किया है। देन वी हैव साइन वुल्फ, जिन्होंने रिडल्स लिखी, पहेलियाँ लिखी। एग्जीटर बुक, जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट 4 देखे थे, एग्जीटर बुक में साइन वुल्फ ने अपने रिडल्स लिखे। देन वी हैव एल्फ्रेड द ग्रेट, जो रूलर थे वेसेक्स का। जैसे हमने देखा 7 किंगडम्स हो गए थे, तो वेसेक्स इनमें सबसे बड़ा किंगडम था, तो यहाँ के रूलर हुआ करते थे एल्फ्रेड द ग्रेट। इन्होंने लेटिन टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दिया, एंड ये बहुत ही बड़े पॉइनियर थे एजुकेशन के। और सबसे अहम बात, इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी वाइकिंग्स के खिलाफ। तो हम देखेंगे वाइकिंग्स कौन थे। वाइकिंग, यहाँ पे इन्वेजन होता है, नॉर्मन इन्वेजन, जो लास्ट इन्वेजन होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, उससे पहले होता है वाइकिंग्स का इन्वेजन। वाइकिंग्स वॉरियर्स थे, ट्रेडर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, और इनका मेन मकसद जो था वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं चाहते थे, और ये आए थे यहाँ पे जस्ट टू प्लंडर एंड लूट। और अब तक यहाँ पे एंग्लो सेक्सन जो है ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक हुए थे, आपस में लड़ाई करते थे बहुत ज़्यादा। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी बॉर्न हुई थी। धीरे धीरे जो ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, जिसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, ऑलरेडी 7 किंगडम्स थे, तो जो ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। फाइनली यहाँ पे होता है लास्ट जो इन्वेजन होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, वो होता है 1066 एडी में, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है, या जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन इन्वेजन कहा जाता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है जो विलियम द फर्स्ट कहते हैं इसको, या ड्यूक विलियम, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी होता है जो फ्रांस में जगह है।
इस विलियम द फर्स्ट एंड हेरोल्ड, ये होता है विलियम द फर्स्ट एंड हेरोल्ड गॉडविनसन, जो लास्ट किंग ऑफ सेक्सन है, इनके बीच में होता है। यहाँ विलियम द फर्स्ट कामयाबी हासिल करता है और ये यहाँ पे विलियम द कॉन्करर कहलाता है। इसके साथ ही ये जो एंग्लो सेक्सन का पीरियड है 1066 में एंड होता है, एंड वी कम टू द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड with this Norman conquest in 1066 AD. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है then kindly do subscribe and press the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thank you. Have a great day.